मल्टीपल पार्टनर्स, हुकअप, लेट नाइट पार्टी सेक्सुअल डिसीज का कारण बन सकता है। जिंदगी 1 या 2 दिन की नहीं होती है। जो यूथ आज इसको ले रहा है, कल जाके वो 100% पछताएगा। स्मोकिंग या अल्कोहल को कंज्यूम करने से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। जो कि फर्टिलिटी मतलब अर्थात संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। ये अल्कोहल के साथ में भी है और यही चीज़ स्मोकिंग के साथ में भी है। सर्वाइकल कैंसर होता क्यों, इसका कारण क्या है? संबंध बनाने के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हमको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के पहले लड़कियां यदि सेक्सुअल रिलेशन यानी फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसे HPV संक्रमण का खतरा अधिक होता है। और मल्टीपल अगर सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको मल्टीपल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से आप एनकाउंटर होंगे और आपको HPV से होने वाली बीमारियों का खतरा 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, अर्थात 4 गुना इंक्रीज हो जाता है। बच्चों के परफॉर्मेंस और टाइमिंग को लेकर मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ बिक रही हैं। ओवर द काउंटर अवेलेबल है। इसके बहुत ही घातक परिणाम है और यदि कोई हार्ट का मरीज अगर इसको यूज़ करता है तो उसकी जान पे खतरा भी हो सकता है। 1-2 दिन सेक्सुअल रिलेशन बनाने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अविनाश पटवारी जी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रेग्नेंट लेडी की नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए या सिजेरियन डिलीवरी करानी चाहिए, ज़्यादा बेटर? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी होना या सिजेरियन होना ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर महिला की नॉर्मल डिलीवरी होनी होगी, उसका पेल्विस कैसा है, अर्थात उसका जो बोन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की फीटल हार्ट साउंड कैसी है, बच्चे ने अगर माँ के पेट में गंदा पानी किया है, या 3 चीज़ें होती हैं। अगर फॉल्ट होता है पैसेज में, मतलब कि जो माँ का जो रास्ता है जिससे डिलीवरी होती है ना, और पैसेंजर में, मतलब कि जो बच्चा जिसको वहाँ से निकलना है, उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। ये सिर्फ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ ही बता सकता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। और वो भी हम ये कहें कि डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान जब महिला एंटर करती है तब उसके बाद में ये चीज़ें डिसाइड होती हैं एट ए टाइम। पहले से अगर कोई ये कहे कि मैं 100% गारंटी के साथ मैं नॉर्मल डिलीवरी करा दूंगी या करा दूंगा या फिर सिजेरियन करूँगा, तो वो ये सब मिथ्या है। पहले समय में हम देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन अब सिजेरियन डिलीवरी का दौर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। तो इसका कारण क्या है? देखिए, पहले के समय में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नॉर्मल डिलीवरियाँ एज़ कम्पेयर टू आज की कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरियाँ पहले ज़्यादा होती थी, आज थोड़ी सी कम होती हैं। बिल्कुल। पर पहले के मुकाबले आज की हालत में जो MMR और IMR की जो स्टैटिस्टिक्स है, MMR के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, अर्थात पर लाख डिलीवरी पर कितनी महिलाएं जो हैं उनकी जान गई है। वो आंकड़ा पहले 250 के पार था लगभग। आज की हालत में 2025 के जो स्टैटिस्टिक्स है उनके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर MMR का रेशियो जो है वो पर लाख डिलीवरी में मात्र 93 का बचा हुआ है, जो रेशियो कम हो गया है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे 2030 के हैं, वो हमारा अचीवमेंट हम करना चाहते हैं 70 का। और उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रही है जो मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सिजेरियन सेक्शन 100% बढ़े हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को, पर उसी अनुपात में माँ की मृत्यु और शिशु की मृत्यु का दर भी कम हुआ है। स्मोकिंग या अल्कोहल को कंज्यूम करने से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? ये कह लें कि स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन से 100% फर्टिलिटी पे निगेटिव असर पड़ता है। यदि हम बात करें पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में, तो पुरुषों में स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म जो होता है वो शुक्राणु का स्ट्रक्चर को खराब कर देता है, जिसको अपन वीक स्पर्म्स बोलते हैं, एस्थेनोटिरेटोस्पर्मिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब महिला अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में रहते भी है, उसके बाद में भी कंसीव नहीं हो पाता है। इसी के बनिस्बत अपन फीमेल्स में बात करें अगर, तो ओवरी जो होती है, अंडादानी जिसको बोलते हैं महिलाओं की, उससे वीक ओवा प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो अंडाणु जो प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी वीक होती है, जो कि फर्टिलिटी मतलब अर्थात संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। ये अल्कोहल के साथ में भी है और यही चीज़ स्मोकिंग के साथ में भी है। पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जी हाँ, इसका भी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? 100% पैसिव हो या एक्टिव हो, किसी भी रूप में स्मोकिंग जो होती है और अल्कोहलिज्म, मान के चलिए पैसिव की बात करें तो स्मोकिंग एंड डायरेक्ट अल्कोहलिज्म जो होता है, ये निगेटिव इफेक्ट डालता ही डालता है। AMH क्या है सर? AMH की हम अगर बात करें तो AMH इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन। बिल्कुल। बेसिकली इट इज़ अ फर्टिलिटी प्रिडिक्टर इन फीमेल्स, है ना।
मान के चलिए कि अगर किसी महिला का जो AMH लेवल होता है वो ये बताता है कि ये महिला संतान उत्पन्न करने की स्थिति में है या नहीं है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि 45 की एज के बाद में एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है, जो फर्टिलिटी का प्रेडिक्टर होता है फीमेल्स के अंदर, उसकी वैल्यूज़ 1 नैनोग्राम पर ml से कम होने लगती है। पर आजकल की फास्ट लाइफ में, आजकल की नाइट लाइफ में और इन्हीं सब चीज़ों की, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से यही AMH की वैल्यू इवन मैं देख रहा हूँ आज की हालत में, कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, उसका 22 साल की एज थी और उसका AMH की वैल्यू 0.5 थी, जिस पेशेंट को मुझे IVF या ICSI के लिए भेजना पड़ा। किसी महिला का AMH 1 NG से नीचे आता है तो कभी माँ बन पाएगी? डेफिनेटली माँ बन पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ नहीं बन पाएगी, पर उसके लिए अपने को ART प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आपको IVF और ICSI के रूप में बताया है। AMH नीचे जाने का कारण क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है फर्टिलिटी का प्रेडिक्टर होता है फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर, इसका नीचे जाने का कारण होता है आजकल की फास्ट लाइफ, है ना। आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेती हैं, आप डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट नहीं खाती हैं, स्टोर्ड फूड, कैंड फूड आप खाते हैं, है ना। आप फ्रूट्स पे लेना पसंद नहीं करते हैं फीमेल्स, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है वो इतना ज़्यादा लेवल पे पहुंच जाता है कि वो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, उनको डैमेज कर देते हैं। किसी महिला या लड़की को 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन के अंतराल में पीरियड आते हैं, तो इसे हम इरेगुलर मान सकते हैं? देखिए, सामान्यतः जो हमारी इरेगुलर मेंसेस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 21 से 35 दिन के बीच में अगर कोई साइकिल होती है महिलाओं की तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, है ना। यदि 21 दिन के पहले अगर किसी को साइकिल आती है और 35 दिन के बाद में साइकिल आती है तब हम जाके उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं, उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अच्छा, किसी महिला को जैसे मान लीजिए 3 महीने के टाइम में किसी को 25 तारीख की, फर्स्ट महीने 25 तारीख को आया, सेकंड महीने 30 तारीख को आया और थर्ड महीने 20 तारीख को आया, तो इसको इरेगुलर मानेंगे? ये इरेगुलरिटी कतई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 21 से 35 दिन का जो समयावधि है उसके बीच में अगर आता है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए इसको आप इरेगुलर नहीं मानेंगे? नहीं मानते हम। जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं या जो IVF से पैदा होते हैं, उनमें कोई अंतर होता है? जनरली IVF से पैदा हुए बच्चों में और नॉर्मल जो पैदा होते हैं, नॉर्मल कंसेप्शन से जो पैदा होते हैं बच्चे, उनके अंदर किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं होता है। ये ज़रूर देखा जाता है कि जो डिलेड एज की जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनके अंदर जो डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम और शाब्दिक अर्थ में आपको बताऊं मैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे होने का चांसेस 30 साल से ज़्यादा की महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर 4 गुना तक बढ़ जाती है। जो इनिशियल मेंसेस हैं जो लड़कियों को आते हैं वो इरेगुलर और हैवी होते हैं, ये दिक्कत की बात है? देखिए, उम्र के दोनों पड़ाव पे या तो हम इनिशियल मेंसेस, जिनको हम इनिशियल मेंसेस जो आते हैं उसको मिनार्की कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब महिला को मेंसेस आता है तो उसको अपन मिनार्की बोलते हैं। वो अमूमन देखा गया है कि 11 से 13 साल के बीच में आता है और फाइनल जो मेंसेस जब स्टॉप होने वाले रहते हैं 42, 43 से लेके 48, 59, 50 तक, ये दोनों एक्सट्रीम के जो एजेस के जो मेंसेस होते हैं वो हमेशा इरेगुलर होते हैं। और इसके लिए अगर इनिशियल लेवल पे बात करें, अगर अपन जो बच्ची छोटी है अभी 11 से 13 साल की, अगर उसके मेंसेस इरेगुलर हैं तो जस्ट हमको उसको काउंसिल करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि 3-4 साल तक इसका महीना बच्ची का ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगर फिर भी रहता है तो अपन इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। इंडिया में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। 10 से 15% कपल में इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है? डेफिनेटली इंडिया और जो फास्टली ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, इसके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। और इसका कारण मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, नाइट लाइफ जो कल्चर है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, कैंड फूड है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह जितने भी हैं, ये सभी मिलकर ऑक्सीडेटिव डैमेज कराते हैं और उन्हीं की वजह से ये समस्या देखने में आ रही है। PCOD का क्या कारण है? PCOD इज़ अ डिसीज़ ऑफ लाइफस्टाइल। PCOD मैं सामान्य शब्दों में आपको समझाऊं और अपने व्यूअर्स को समझाऊं तो PCOD इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ का मतलब ये होता है कि जब महिला की अंडादानी से अगर जो ओवुलेशन होता है मेंसेस के 14th डे पे, उस पर ओवुलेशन ना होके एक गुच्छा बन जाए अगर, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इसके अंदर सामान्यतः ये होता है कि लक्षण इसके ये होते हैं कि महिला के अंदर वेट गेन होता है,
उनको चेहरे पे या अनयूजुअल साइड्स पे बाल आने की समस्या होती है ना, और होर्सनेस ऑफ वॉइस होने की समस्या होती है, मतलब कि मर्दाना आवाज़ आने की उसमें लक्षण होते हैं। ये सब बेसिकली पीसीओडी के लक्षण हैं। कम एज में पीरियड इनरेगुलर रहते हैं और 40 से 45 की उम्र के बाद भी पीरियड इनरेगुलर रहते हैं, इसको एक समस्या है मान सकते हैं अपन? इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें तो इनिशियल साइकिल जो होती हैं इरेगुलर बच्चियों के अंदर, उनको हम समस्या नहीं मानते हैं। जो 40 प्लस की जो एज में जो मेंसेस इरेगुलर होते हैं उसको हमको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। वो सामान्य मतलब पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप के चेंजेस भी हो सकते हैं, या तो फिर ये कह लें कि भाई उसके अंदर कुछ ऐसी समस्या हो सकती है कि या तो शुगर बढ़ा हुआ हो, डायबिटीज़ जैसे कि थायराइड हो सकता है उसको, उसके साथ में बच्चानी के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड हो गए, एडिनोमाइसिस हो गई, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो गई, या तो हम ये कह लें कि उसके अंदर ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, ओवरी के अंदर सिस्ट है, इनकी वजह से मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। किस एज में प्रेगनेंसी सबसे अच्छी मानी जाती है? सामान्यतः अगर ये देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो एक अप्रॉक्स क्राइटेरिया है एज का, वो 19 से 25 के बीच का जो एज का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर प्रेगनेंसी सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि इस समय में जो फिजियोलॉजी होती है फीमेल की, दैट इज़ वेरी गुड टू एक्सेप्ट द फीटस। सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसका कारण क्या है? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वाइकल कैंसर जो होता है इसे आम भाषा में, मैं लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं तो गर्भग्रीवा का कैंसर कहा जाता है ना। गर्भग्रीवा मतलब कि बच्चानी का मुंह का कैंसर। सामान्य भाषा में अगर आपसे बात करूं तो गर्भग्रीवा के मुंह का कैंसर आज इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या कह लें हम। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर होता है, या ये कह लें पोस्ट मेनोपॉजल। में व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, पोस्ट मेनोपॉजल मतलब कि वो महिला जिसको कि मेंसेस बंद हो चुके हैं, उनके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये रहता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना, और मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है सर्वाइकल कैंसर भी। तो इसके अंदर सबसे पहला लक्षण होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, अर्थात अगर महिला कोई संबंध बनाती है तो उसके अंदर संबंध बनाने के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हमको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर होता क्यों, इसका कारण क्या है? सर्वाइकल कैंसर के दो प्रमुख कारण मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि एक तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होना, ठीक है। सेकेंड रीज़न इज़ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना। ये दो प्रमुख कारण हैं। इसके साथ में बहुत सारे कार्सिनोजेंस अर्थात कैंसर कारक होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे सामने होते हैं, जिनसे पेशेंट्स एनकाउंटर करते हैं और उसी की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके प्राथमिक लक्षण यदि किसी को पहचानना हो, प्राथमिक लक्षण क्या होंगे इसके? सर्वाइकल कैंसर का प्रमुखता से अगर हम देखते हैं तो पहला लक्षण होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, सबसे पहली चीज़ होती है। सेकेंड रीज़न इसका हो सकता, सेकेंड इसका जो सबसे पहला सेकेंड सिम्टम जो अपन बोलेंगे तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, अर्थात रजोनिवृत्ति जो होती है महिलाओं के अंदर, उसके बाद में भी यदि महिला को अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको पहली फुर्सत में इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयर होती नहीं हैं। उनको लगता है कि भाई मुझे रजोनिवृत्ति आ गई है, इसके बाद में अगर एक आध छींटा भी गया है तो इसको मुझे कोई इन्वेस्टिगेट कराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, या सरकारी अस्पताल में या निजी चिकित्सालय में। आपके विषय का सवाल तो नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? ब्रेस्ट कैंसर भी एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे कैंसर कारक तत्व होते हैं जिससे कि महिलाएं अपने जीवन में एनकाउंटर करती हैं, उसी की वजह से होता है। दूसरा प्रमुख कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का BRCA जीन म्यूटेशन, है ना, बरका जीन म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर एंटीजन। इसका म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो आजकल सिलिकॉन इम्प्लांट्स का भी आजकल जो चलन चला है, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस हमारे फास्टली ग्रोइंग सिटीज़ जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली और ऐसी मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 18 साल से कम उम्र के पहले लड़कियां यदि सेक्सुअल रिलेशन यानी फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसे HPV संक्रमण का खतरा अधिक होता है? देखिए, किसी भी एज में HPV संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, बट ये जो आप पूछ रहे हैं कि 18 साल के पहले रिस्क अधिक रहता है, तो 100% रिस्क अधिक रहता है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का।
और मल्टीपल अगर सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको मल्टीपल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से आप एनकाउंटर होंगे और आपको एचपीवी से होने वाली बीमारियों का खतरा 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, अर्थात 4 गुना इंक्रीज हो जाता है। एचपीवी वैक्सीन महिलाओं को लगवानी चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? धन्यवाद इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन होती है, बेसिकली 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं। एक तो 9 से 14 वर्ष की उम्र में अगर कोई बच्ची अगर इसको लगवाना चाहें, उसके पेरेंट्स अगर उसको लगवाना चाहें तो 2 डोज में ये अवेलेबल है। एक तो फर्स्ट मंथ में लगता है, दूसरा 6ठे महीने में लगता है। अगर 14 साल से 45 साल की उम्र की महिला है तो हम उनको 3 डोज की शेड्यूल वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है वो एडवाइस करते हैं 0, 1 और 6 मंथ पे। एचपीवी वैक्सीन जो होती है 2 तरह की होती है बेसिकली। मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक सर्वेरिक्स होती है, एक गार्डासिल होती है। सर्वेरिक्स जो होती है वो एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन्स को कवर करती है। जो गार्डासिल वैक्सीन होती है, गार्डासिल 9, वो एचपीवी वैक्सीन एचपीवी वायरस के 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है। तो मैं आपके व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमको हमारी सोसाइटी में जागरूकता लानी चाहिए एचपीवी वैक्सीनेशन को रिलेटेड, क्योंकि ये सिर्फ गर्भग्रीवा के कैंसर से ही नहीं बचाता है, दूसरी अन्य बीमारियों से जैसे कि लैरिंजियल कैंसर और इनसे भी महिलाओं का प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के पहले एचपीवी लगवा लिया अपन ने, जी तो हाँ। कैंसर की संभावना कितनी होगी? इसकी संभावना मान के चलिए 50 से 60% डिक्रीज हो जाती है। इनफर्टिलिटी का कारण मेल हो सकता है क्या? बिल्कुल, मेल पार्टनर जो है 50% एनकाउंटर करता है इनफर्टिलिटी के केसेस में, जिसमें कि शुक्राणु से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, शुक्राणु की शेप, साइज़, उनकी मॉर्फोलॉजी, इसमें अगर गड़बड़ है तो बिल्कुल चांसेस हैं कि इनफर्टिलिटी होगी महिला को। पुरुषों के परफॉर्मेंस और टाइमिंग को लेकर मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ बिक रही हैं, क्या ये दवाइयाँ सही हैं, काम वर्क करती हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है इसको हमारी टर्म में बोलते हैं सेक्सुअल टाइम की, जो आप बात कर रहे हैं इसको हम एजैकुलेशन टाइम बोलते हैं। बिल्कुल। ये सामान्यतः 1 से 5 मिनट के भीतर होता है, 3 से 5 मिनट, सॉरी, है ना। अगर ये विदिन 1 मिनट अगर किसी पुरुष का स्खलन 1 मिनट के अंदर अंदर अगर होता है तो हम उस समस्या को साइंटिफिक टर्म में प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, बिल्कुल। है ना। इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारी दवाइयाँ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल SSRIs होती हैं, पैरोक्सिटीन वगैरह। दूसरा इम्पोर्टेंस का जो इशू है, इम्पोर्टेंस अर्थात संबंध बनाने में अक्षम होना, इसमें जो सिल्डेनाफिल नाम की जो दवाई होती है ये आजकल देखने में आया है। मैंने इंदौर के अंदर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर देखता हूँ OTC अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। इसके बहुत ही घातक परिणाम है और यदि कोई हार्ट का मरीज़ अगर इसको यूज़ करता है तो उसकी जान पे खतरा भी हो सकता है। तो मेडिकल में मतलब ये बिक रही है दवाएं? डेफिनेटली बिक रही हैं, और डेपोक्सिटीन हो गई, सिल्डेनाफिल हो गई, ये दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही है। और मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि इंदौर के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे एरियाज़ देखता हूँ जहाँ पर यूथ्स लेते हैं इसको, 18-19 साल के यूथ, और वो उनके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आगे के समय में। और मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी 1 या 2 दिन की नहीं होती है। जो यूथ आज इसको ले रहा है कल जाके वो 100% पछताएगा। मल्टीपल पार्टनर्स, हुकअप, लेट नाइट पार्टी सेक्सुअल डिसीज का कारण बन सकता है? मल्टीपल पार्टनर्स, हुकअप्स और कैजुअल रिलेशनशिप्स हमेशा महिला को और पुरुष को HIV जैसे संक्रामक बीमारियों के लिए एक्सपोज करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के लिए एक्सपोज करती हैं और उनकी लाइफ एट रिस्क हो जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए ऐसी मल्टीपल रिलेशनशिप्स को। महिलाओं में PID होने का प्रमुख कारण क्या है? PID मैं बताना चाहूँगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होता है। यदि कोई रिप्रोडक्टिव एज की महिला और पुरुष साथ में संबंध में रहते हैं तो मान के चलिए कि स्वाभाविक है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। पर वही बात कहना चाहूँगा मैं आपको कि इसके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर होते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं PID होने का। PID। यदि किसी महिला को PID, HPV, HIV जैसी बीमारियां हैं, यदि उसके साथ कोई पुरुष सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसको खतरा हो सकता है क्या, पुरुष को भी? 100% जो मेल पार्टनर है वो एट रिस्क होता है अगर वो एक्सपोज होता है तो।
इसीलिए बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जो अपन कॉन्डोम की बात करते हैं वो यूज़ करना चाहिए। सर, जो प्रोटेक्शन है, कॉन्डोम है, वो प्रेगनेंसी रोकने के अलावा और दूसरे काम में भी आता है? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया, कॉन्डोम ना सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में के काम में आता है, उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं उनसे भी बचाव होता है। इसीलिए बिल्कुल मैं पुरुषों को एडवाइस करूंगा कि जब रिलेशनशिप में जाएं तो बिल्कुल कॉन्डोम का यूज़ करें। यदि कोई 18 से 25 साल की लड़की प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए पिल्स यूज़ करती है तो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ये अधूरा है, क्योंकि पिल्स जो होती हैं वो बहुत तरह की पिल्स होती हैं, है ना। सबसे पहली पिल होती है आई पिल, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए काम में आती है ना। यदि किसी महिला और पुरुष ने संभोग किया है और 72 घंटे के अंदर कोई पिल खाई है तो हम उसको आई पिल कहते हैं। दूसरी पिल होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पिल आती है, जिसमें मीजोप्रोस्टोल और मिफिप्रोस्टोल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक बार गर्भधारण होने के बाद में उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज़ में आता है। तीसरी तरह की पिल होती है जो मेंसेस को रेगुलराइज करने के लिए या फिर ये कह लें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज़ होती है, जिसको हम माला डी और माला एन के नाम से जानते हैं। ये तीनों अलग अलग तरह की पिल्स हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होते हैं, और अगर आप असुरक्षित तरीके से गर्भपात करवाते हैं तो उसके अंदर आपको फ्यूचर की जो फर्टिलिटी है आपकी, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। 1-2 दिन सेक्सुअल रिलेशन बनाने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, ऐसा बोला जाता है, सही बात है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, 1-2 दिन का रिलेशनशिप नहीं, बेसिकली जो महिलाओं का जो मासिक धर्म का जो समय होता है, ये मान के चलें कि पहला दिन महिलाओं के अंदर वो दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें कि मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं। उसी दिन से यदि हम काउंट करें तो 14वां दिन वो दिन होता है जिसमें कि महिलाओं के अंदर अंडा निकलता है, मतलब ओवुलेशन का डे होता है। बिल्कुल। तो ओवुलेशन का जो डे होता है 14th डे, इसके 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद अगर आप रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट इज़ फर्टाइल पीरियड। समझ रहे हैं आप? हाँ। है ना, कि मान लीजिए 12वां 13वां 14वां दिन 15वां और 16वां दिन, हाँ। दैट इज़ फर्टाइल पीरियड, दैट इज़ फर्टाइल विंडो। तो इनफर्टाइल पेशेंट्स जब हमारे पास में पहली बार आते हैं और हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हम उनको यही फर्टाइल पीरियड के बारे में बताते हैं और टाइम्ड इंटरकोर्स की सलाह देते हैं। यदि इस ड्यूरेशन यदि आप फिजिकल हुए तो फिर प्रेगनेंसी के चांस हैं? डेफिनेटली हैं। अगर इसके अलावा आप रिलेशनशिप में रहते हैं, अब मैं इसमें एक और चीज़ है, अगर महिला की साइकिल रेगुलर नहीं है तो उसके अंदर 14th डे पे ओवुलेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती है। ओके। प्रेग्नेंट महिला यदि घर का या जॉब का स्ट्रेस लेती है तो उसके आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर प्रेग्नेंट महिला जॉब या किसी भी चीज़ का अगर स्ट्रेस लेती है तो डेफिनेटली उसके होने वाले बच्चे पर उसका नेगेटिव इफेक्ट, इल इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम इस टर्म में समझ सकते हैं कि बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है, बच्चे का जो पोषण होता है, वो पूर्णतः माँ की तरफ से होता है। स्ट्रेस जो रहता है वो माँ से बच्चे तक जाने वाले ब्लड के फ्लो को कम करेगा। बच्चे के अंदर IUGR के चांसेस, अर्थात लो बर्थ वेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये। प्रेग्नेंट महिला की समय से पहले डिलीवरी हो सकती है क्या? बहुत सारे केसेस हमारे पास में ऐसे आते हैं जिसमें कि समय से पहले, 9 महीने से पहले, आपने सुना होगा कि भाई किसी की डिलीवरी 7 माह में हो गई, किसी की डिलीवरी थोड़ा सा और पहले हो गई, तो ऐसे चांसेस 100% होते हैं। और ऐसे बच्चे हमेशा एट रिस्क होते हैं निमोनिया के लिए, वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ता है उनको, और कई दिनों तक ICU एडमिशन्स होते हैं बच्चों के। फिर भी कितने महीने यदि अपन बात करें तो कितने महीने तक पहले हो सकते हैं? देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कितने महीने पहले तक डिलीवरी हो सकती है ना। बाकी अमूमन ये देखा गया कि प्री टर्म लेबर जिसको बोलते हैं, प्री टर्म लेबर 7 महीने के से कम के बच्चे को अपन प्री टर्म लेबर की संज्ञा देते हैं, प्री टर्म इन्फेंट की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 9 महीने से ज़्यादा लेट किसी का ऐसा केसेस आया? बिल्कुल आते हैं। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, जो कि रिमोट एरिया से पेशेंट आते हैं, जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए नहीं जाते हैं, विजिट नहीं करते हैं, और वो बाद में हमारे पास में आते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में। कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैटरनल मॉर्टिलिटी, इसको हम हमारी भाषा में संज्ञा देते हैं। मैटरनल मॉर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन भी करना चाहूँगा। मैटरनल मॉर्टिलिटी जो है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्लान्स चला रखे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को बढ़ावा दिया है, और या ये कहें कि हम पिछले 11 साल में मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। पर फिर भी रिमोट एरियाज़ में ऐसा चलन है कि भाई
कहीं दाई के पास में डिलीवरी कराएंगे। एंटीनेटल चेकअप्स जो होते हैं, एंटीनेटल क्लिनिक्स पे पेशेंट विजिट नहीं करता है और एंड टाइम पे फिर वहाँ से रेफ़र होता है मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं मैटरनल मोर्टिलिटी के कारण, सबसे पहला कारण होता है इंडिया के अंदर एनीमिया, अर्थात ब्लड की कमी होना। दूसरा, पोस्ट डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होना, जिसको हम पीपीएच बोलते हैं। अच्छा। तीसरा कारण होता है शॉक होता है। चौथा कारण होता है सेप्टिसीमिया होता है। ये ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनको हम अगर एंटीनेटल क्लिनिक को रेगुलरली अटेंड करेंगे तो महिला को इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है। सर आईवीएफ क्या है, इसके लिए कोई एज लिमिट है क्या? देखिए, आईवीएफ को के लिए एज सच एज लिमिट की मैं अगर बात करूं, सबसे पहला तो टर्म आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, जो स्वस्थाने ना होके लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है भ्रूण, उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें, एक तो होता है खुद के एग से, जिसको हम प्रमोट करते हैं, एक होता है डोनर एग से, है ना। इनकी एज सच कोई एज लिमिट नहीं होती है। वैसे 43-44 की जो एज होती है दैट इज़ इनफ, इसके आगे नहीं हो पाता है, मतलब सेल्फ एग से नहीं हो पाता है। फिर कोई मैरिड कपल प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है और अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाती है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं अपने क्लिनिक में सबसे पहली सलाह तो यही दूंगा कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, जो आ रहा है उसे आने दें। और फिर भी अगर पेशेंट नहीं मानता है तो बहुत सारे जो क्लिनिक्स होते हैं रजिस्टर्ड क्लिनिक, वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे ही रजिस्टर्ड क्लिनिक पर जाके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना चाहिए, जिसको सेफ़ अबॉर्शन सर्विसेज बोलते हैं। अदरवाइज़ आप अनसेफ अबॉर्शन अगर कराएंगे किसी, मान लीजिए अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल से, जो कि नर्सिंग स्टाफ से लेके एक आशा से लेके कोई भी हो सकता है, तो आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में कितना गैप होना चाहिए? आइडियली एटलीस्ट 2.5 से 3 साल का गैप 2 बच्चों के बीच में होना चाहिए। यदि महिला ज़्यादा उम्र में प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे पर असर पड़ता है? डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई महिला 30 ईयर्स के बाद में अगर कंसीव करती है तो ऐसी माँओं को जो बच्चे होंगे डेफिनेटली उनके अंदर 4-fold इंक्रीज़ होता है मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का, या साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं कहूँ डाउन सिंड्रोम होने का, टर्नर सिंड्रोम होने का, और दूसरी जेनेटिक बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो अल्कोहल लेते हैं और आपका ड्रग्स लेते हैं, उनके ही बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त या कमज़ोर पैदा होंगे, ऐसा कुछ है? ये देखा गया है कि जो माएँ प्रेगनेंसी के समय पर अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, उनके बच्चे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट होते हैं बच्चे के अंदर। तो इसीलिए हम हमारी पेशेंट जब ओपीडी में आती है तो हम उनको पहली सलाह यही देते हैं कि अगर कुछ ऐसा कंजम्पशन करते हैं तो उसको तुरंत रूप से बंद कर दीजिए। अल्कोहल और टोबैको दोनों ये चीज़ करते हैं। सर, हमने देखा कि इंदौर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स से बच्चे की डिलीवरी करा देते हैं। कई बार तो ऐसे में खतरा पैदा होता है और कई बार बच्चे और माँ की दोनों की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए इनके लिए? देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, बट फिर भी ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि ये आप सही कह रहे हैं, बहुत जगह मेरे भी सूचना ऐसी कहीं ना कहीं होती है कि अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो आशा हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो बीएचएमएस, बीयूएमएस और दूसरे डॉक्टर्स हों। मैं आपके व्यूअर्स को यही सलाह देना चाहूँगा, प्रेगनेंसी एक बहुत प्रीशियस टाइम है, इसको किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में ही आप अपना एंटीनेटल चेकअप पूरा करें और अपनी डिलीवरी के लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें, अर्थात इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। सर, आप अपनी साइड से फीमेल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं मेरे सारे फीमेल व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सृष्टि की सृजनकर्ता हैं, है ना। आपका आचरण, आपका जो आचरण है और जो आपकी लाइफस्टाइल है, ये आने वाले आपके बच्चे को भी प्रभावित करेगा, आने वाली जो प्रोजेनी हमारी है उसको प्रभावित करेगा। तो हमेशा महिलाओं का आचरण इस तरह से होना चाहिए कि उससे आने वाली प्रोजेनी के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर कोई इल इफ़ेक्ट ना आए। सर, यदि कोई मेल मास्टरबेट करता है तो उसकी इनफर्टिलिटी पर असर पड़ेगा? देखिए, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है आपका। इसके अंदर मास्टरबेशन के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ हैं।
बेसिकली इसके ऊपर ये चीज़ है कि अगर आप मास्टरबेशन की आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अर्थात आप कितने के समय में मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन अर्थात सेल्फ इम्प्लीकेशन कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्टरबेशन अगर बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो समय से पहले आपका जो स्पर्म की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उस पर इल इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जैसे अपन ने पहले डिस्कशन किया है कि आपके जो व्यसन होते हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, आपका टोबैको च्यूइंग जो हो गया, इनसे स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और साथ ही आप अगर अत्यधिक मास्टरबेट करते हैं तो उस पर डबल इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि स्पर्म जो होता है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो लगभग 3 महीने में पूरा अच्छे से रिजनरेट हो जाता है। बिल्कुल। यदि कोई मतलब यदि बंद कर दे तो वो रिकवर हो जाएगा 3 महीने में। रिकवर हो जाता है। सोसाइटी को अपनी साइड से आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं सोसाइटी को मेरी तरफ से एक ही मैसेज देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अपनी शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि यही शरीर है जो आपके शुरू से लेके अंत तक साथ में रहेगा, है ना। क्योंकि जो कहा गया है कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यही सदा सर्वमान्य है। और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, व्यसनों से बचें, रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बॉडी के ऊपर इल इफ़ेक्ट डालती हैं, जैसे कि कैंड फूड है ना, और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली जो चीज़ें हैं, इनको जितना हो सके अपनी लाइफ में अवॉइड करें।